नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत हमने अब तक काग भगोड़ा इस पुस्तक में संकलित 3 महत्वपूर्ण रचनाओं, जिनमें इंटरव्यू मुफतलाल का होना डिप्टी कलेक्टर, विज्ञापन में बिकती नारी तथा अनशनकारी, इन महत्वपूर्ण रचनाओं को पढ़ा है। आज हम इसी पुस्तक में संकलित अगली महत्वपूर्ण रचना एक दीक्षांत भाषण का अध्ययन करेंगे। दीक्षांत भाषण दीक्षांत समारोहों में दिया जाने वाला एक प्रमुख भाषण है। दीक्षांत समारोह अर्थात छात्रों की औपचारिक शिक्षा के उपरांत विश्वविद्यालयों द्वारा एक समारोह का आयोजन किया जाना तथा उसमें विषय विशेषज्ञों को बुलाकर छात्रों को मार्गदर्शन करना आदि दीक्षांत समारोह कहलाता है। ऐसे ही एक दीक्षांत समारोह में एक मंत्री महोदय के दिए हुए भाषण को हरिशंकर परसाई ने एक दीक्षांत भाषण इस रचना का केंद्र बनाया है। इस रचना के आरंभ में हरिशंकर परसाई स्वयं लिखते हैं कि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह का मौसम चल रहा है। एक विश्वविद्यालय में एक मंत्री का दीक्षांत भाषण मैंने भी सुना। उस भाषण को जो का त्यों यहाँ पर दे रहा हूँ। अब मंत्री महोदय छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्यारे विद्यार्थियों, इस समारोह में छात्रों से ज़्यादा पुलिस के सिपाही देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा है। विडंबना है कि दीक्षांत समारोह में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए किसी विषय विशेषज्ञ को बुलाने की अपेक्षा एक मंत्री महोदय को बुलाया जाता है और मंत्री महोदय अपने भाषण की पहली ही लाइन में इस बात का उल्लेख करते हैं कि यहाँ पर छात्रों से अधिक पुलिस के सिपाही हैं और इन पुलिस के सिपाहियों को देखकर मेरा मन आनंदित हो उठा है। मंत्री महोदय का यह कथन शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हस्तक्षेप करती राजनीति की ओर संकेत करता है। वे कहते हैं कि देखिए, हमने कितनी प्रगति कर ली है। दुनिया में ऐसे कई विश्वविद्यालय होंगे, पर वहाँ भी एक छात्र के पीछे एक पुलिसमैन नहीं होगा। और यदि ऐसी ही प्रगति हमारी बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जहाँ उपकुलपति के आसन पर पुलिस थानेदार विराजमान होगा। मंत्री महोदय कहते हैं कि विश्वविद्यालय और पुलिस को निकट लाने के लिए शासन पूर्ण प्रयत्न करेगा और यह आश्वासन मैं इस पवित्र अवसर पर आपको देता हूँ कि विश्वविद्यालय और पुलिस दोनों मिलकर अब शिक्षा का भार वहन करेंगे। मंत्री महोदय का यह कथन शिक्षा के गिरते हुए स्तर की ओर भी संकेत करता है। मंत्री महोदय के भाषण को सुनकर छात्र शोर करने लगते हैं। इस पर वे कहते हैं कि प्यारे छात्रों, आप तो अभी से हल्ला गुल्ला और शोर करने लगे। आप घबराइए मत, क्योंकि मैंने अपनी सुविधा के लिए भाषण में ऐसे कई स्थल रखे हैं जहां पर आप शोर कर सकते हो। आगे मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं आपको बतला दूं कि मैं कोई विद्वान या महापुरुष नहीं हूँ। फिर आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि मुझे दीक्षांत भाषण के लिए क्यों बुलाया गया। जवाब साफ है कि अगर इस बार भी मुझे नहीं बुलाया जाता तो मैं ग्रांट ही रुकवा देता। तब तो आप लोगों का पढ़ना बंद हो जाता और आपका भविष्य अंधकारमय हो जाता। आपका भविष्य अंधकारमय न हो, यही सोचकर मैं आज आप लोगों के सामने दीक्षांत भाषण देने आ पहुंचा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में
राजनीतिक वर्चस्व को यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है। शिक्षा से जुड़े हुए समारोह के लिए किसी विषय विशेषज्ञ को न बुलाकर राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए मंत्री महोदय को बुलाना शिक्षा के स्तर पर तथा समूची शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। मंत्री महोदय का ये कहना कि मेरा संबंध शिक्षा के क्षेत्र से नहीं है, बावजूद इसके मुझे यहाँ पर दीक्षांत भाषण देने के लिए बुलाया गया है। इसका कारण ये नहीं है कि मैं बहुत ही विद्वान हूँ, बल्कि मूल कारण ये है कि यदि इस बार भी मुझे न बुलाया जाता तो शायद मैं आपके विश्वविद्यालय की ग्रांट को रुकवा देता। ग्रांट रुकती तो विश्वविद्यालय बंद हो जाता, विश्वविद्यालय बंद होता तो आप जैसे छात्रों का पढ़ना भी बंद हो जाता, और मुझे आपके भविष्य की चिंता है, आपकी पढ़ाई बंद ना हो, आपका विश्वविद्यालय बंद ना हो। इसीलिए मैं आज आपके सामने भाषण देने के लिए आ पहुंचा हूँ। यह रचना वर्तमान शिक्षा की स्थिति को भी उजागर करती हुई दिखाई देती है। आगे मंत्री महोदय कहते हैं कि अरे आप लोग फिर से शोर करने लगे। मैं आपके शोर का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि इससे तो हमारा अभ्यास और अधिक बढ़ता है, क्योंकि हमें आजकल हर जगह शूटिंग और शोर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपढ़ जनता की हुटिंग से अब मैं ऊब उठा हूँ। आप जैसे शिक्षित नवयुवक यदि मेरे सामने शोरगुल कर रहे हैं तो ये सुनकर मुझे काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहा है। और फिर मेरे लिए तो ये बड़े गौरव की बात है कि इस वक्त जब मेरे साथी दूसरे मंत्री, गवर्नर, दूसरे लोगों द्वारा हूट हो रहे होंगे, मैं एक विश्वविद्यालय में हूट हो रहा हूँ, अर्थात आपके शोरगुल का मैं यहाँ पर सामना कर रहा हूँ। इससे मेरा स्तर अधिक बढ़ता ही है। शोरगुल और आवाज़ कशी के मामले में मैं आप लोगों की क्षमता को जानता हूँ। अब मंत्री महोदय के इस भाषण को सुनकर छात्र उन पर कंकड़ फेंकने लगते हैं। इस पर मंत्री महोदय कहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम की तुलना जब पश्चिम के ही एक ऐसे कार्यक्रम से करता हूँ तो मेरा मन दुख से भर उठता है, क्योंकि पश्चिम में ऐसे मौके पर अंडे फेंके जाते हैं, पर हाय भारत माता के इन लोगों को तो कंकड़ फेंकना पड़ता है, क्योंकि वे अंडे नहीं खरीद सकते। देश की आर्थिक दुर्दशा का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि हमारे होनहार नौजवान समय पर फेंकने के लिए अंडे नहीं खरीद सकते। पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप निराश मत होइए, हम पर भरोसा रखिए, हम देश का विकास कर रहे हैं। मंत्री महोदय अपने भ्रष्ट व्यवस्था का उल्लेख करने से भी यहाँ पर चूकते नहीं हैं। आगे वे कहते हैं कि अरे युवा मित्रों, आपने ताली बजाने का एक मौका तो खो दिया। खैर, आगे ध्यान रखिए। युवकों, देश को आपसे बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि देश का भविष्य आपको ही बनाना है। इस पर आप पूछेंगे कि वर्तमान का क्या होगा? वर्तमान की चिंता आप न करें, क्योंकि वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। यदि हम वर्तमान को नहीं बिगाड़ेंगे तो आप भविष्य को कैसे बनाएंगे? आपको भविष्य बनाने का मौका देने के लिए ही हम वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं, और यही आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज न बिगाड़ेंगे तो कल आपके लिए कुछ काम नहीं रह जाएगा। आप तो निठल्ले हो जाएंगे और यह देश पतन के गर्त में गिर जाएगा। एक राजनेता जिसे जनता ने अपने हित के लिए चुना है, वह किस प्रकार से स्वार्थ सिद्धि हेतु हर वो काम करने से नहीं चूकता जिसमें उसकी अपनी भलाई है। ऐसे ही राजनीतिज्ञों का
एक प्रतिनिधित्व करता हुआ एक मंत्री महोदय इस रचना में उभर कर आता है। मंत्री महोदय फिर कहते हैं कि आप युवक हैं, क्रांतिकारी हैं। मैं आपके क्रांतिकारी आंदोलनों को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। जब आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा गेट कीपर के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन करते रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, और मैं आपसे अपील करता हूं कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन करते रहे, क्योंकि जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जाएंगे। इसीलिए आप सच्चे क्रांतिकारी बने, क्योंकि एक सच्चा क्रांतिकारी कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी आदि के विरुद्ध ही संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर क्रांतिकारी तथा क्रांति की परिभाषा भी किस प्रकार से समय के साथ बदलती चली गई है, इसका वास्तविक वर्णन भी हरिशंकर परसाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे मंत्री महोदय कहते हैं कि अब मैं आपको कुछ संदेश देता हूँ। हर आदमी को जीवन के सत्य को पकड़ लेना चाहिए और उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन का सत्य ही है मंत्री बनना, और इस सत्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा, बल्कि इस सत्य को पाने के लिए मैंने ईमान, धर्म सबका परित्याग किया, क्योंकि सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ता है। मैंने किया, और आप जानते हैं कि सत्य मुझसे कभी नहीं छूटा। किसी भी पार्टी का मंत्रिमंडल हो, मैं ज़रूर मंत्री रहा। जिसका मंत्रिमंडल बना मैं उसी का हो गया। सत्य को इसी तरह से दांतों से पकड़ा जाता है। आप भी मेरे आदर्शों पर चले। विश्वविद्यालय के जीवन में ही आप यदि तय कर ले कि आपका सत्य डिग्री लेना है, तो इसके लिए पेपर आउट व नकल से लेकर अध्यापक से मारपीट तक करे, क्योंकि सत्य से बड़ा और कुछ भी नहीं है। दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने की अपेक्षा किस प्रकार से मंत्री महोदय छात्रों की मानसिकता को पतन की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि मेरा दूसरा संदेश यह है कि आप लोग राजनीति में भाग न लें, क्योंकि यदि राजनीति में आप भाग लेंगे तो हमें राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आप लोग चरित्रवान बने। अगर आप चरित्रवान न बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और अब हमारी उम्र नहीं है कि हम चरित्रवान बने। राजनीतिज्ञ तथा राजनीति पर करारा व्यंग्य यहाँ पर हरिशंकर परसाई ने किया है। आगे मंत्री महोदय कहते हैं कि आप त्यागी बने। यदि आप त्यागी न बनेंगे तो मजबूर होकर हमें त्यागी बनना पड़ेगा। आप ईमानदार बने। आपके ईमानदार बन जाने से ही हम ईमानदार बनने से बच जाएंगे, वरना इस ढलती उम्र में हमें ईमानदार बनना पड़ेगा। इसमें कितना क्लेश होता है, इसे आप कच्ची उम्र के लड़के नहीं समझ सकते। मेरी इच्छा है कि आप देश के सच्चे सपूत बने। अगर आप नहीं बनेंगे तो हमें बनना पड़ेगा, और हमारे सच्चे सपूत बनने की अब उम्र नहीं रही। तरुण मित्रों, देश को आप ही का भरोसा है। आप पर देश भरोसा नहीं करेगा तो उसे फिर हम पर ही भरोसा करना होगा, और यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तरुण मित्रों, आपको बता दूं कि इस समारोह में मुझे भी आपके साथ कानून की डॉक्टरेट बिना किसी इम्तिहान के पास किए ससम्मान मिल रही है। यह बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि जो परीक्षा पास न करे उसे भी सम्मान पूर्वक डिग्री मिल जाए। आज मैं भी आपकी तरह एक छात्र हो गया। मेरे मन में छात्र जीवन की सुखद स्मृतियाँ जाग उठी है। किसी कवि ने कहा है कि आहा, छात्र जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। क्योंकि डॉक्टर बनने की इच्छा तो मेरी बचपन से ही थी, पर मेरी अक्ल ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन ये इच्छा आज पूरी हो रही है। मैं जानता हूँ कि यदि मैं मंत्री न होता तो कानूनी डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी मुझे कोई न बनाता।
और यहाँ पर मंत्री महोदय के भाषण की समाप्ति के साथ साथ एक दीक्षांत भाषण इस रचना का भी अंत होता है। इस महत्वपूर्ण रचना के माध्यम से लेखक ने शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती राजनीति, शिक्षा के गिरते हुए स्तर तथा शिक्षा के राजनीतिकरण की ओर संकेत किया है। वह शिक्षा जिस पर मानवीय जीवन की, पर्यायी रूप से समाज की तथा पर्यायी रूप से देश की प्रगति या अधोगति निर्भर है, वह शिक्षा आज ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के माध्यम से किस प्रकार से पतन की ओर बढ़ रही है, इसका अतिशय वास्तविक यथार्थ चित्रण एक दीक्षांत भाषण इस रचना में मिलता है। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित समारोह के लिए किसी विषय विशेषज्ञ को न बुलवाकर एक राजनेता को बुलवाना समूची शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। आने वाली तासिका में हम अपनी अगली महत्वपूर्ण रचना, जिसका शीर्षक है सदाचार का ताबीज़, की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।